नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर कर रहे हैं सॉल्व अपने लास्ट ईयर का जो हमारा पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और उसको हम लास्ट फ्यू सेशन से हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और आपने देखा कि बहुत सारी चीजें हमने इस पेपर में जानी। सबसे पहले तो हमने इस पेपर का पैटर्न यहाँ पर समझा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से इस प्रश्न पत्र को आपने सबसे पहले समझना है, ठीक है ना, देखना है। तो सबसे पहले जैसे आपने देखा यहाँ पर अपना प्रश्न पत्र, तो उसमें आपने देखा कि यहाँ पर आपको दिया गया है रोल नंबर, यानी कि आपको रोल नंबर फिल करना होता है। उसके बाद आपको ये जो पेपर जो आपका नंबर है वो आपको फिल करना होता है। और उसके बाद आपको ये जो चीजें हैं दो, एक है आपका समय और दूसरा है आपका पूर्णांक, ये दो चीजों को आपने ध्यान से समझना है और अच्छे से बिल्कुल इन्हें मैनेज करना है। यानी कि आप कैसे टाइम के साथ जो है अपने नंबर्स को एक तरह से एडजस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट होता है इसमें रिटन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि रिटन वर्क ही इसमें ज्यादा है। आपको बिल्कुल राइटिंग ही करते रहना है। जैसे आपने निबंध लिखना है, आपने प्रार्थना पत्र लिखना है, आपने पठित गद्यांश को सॉल्व करना है, फिर आपने व्याकरण से संबंधित छोटी छोटी चीजें सॉल्व करनी है। उसके बाद आपने कुछ दीर्घ स्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं काव्यांश से, फिर उसके बाद आपने गद्यांश से रिलेटेड दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपने हल करना है। तो ये सारी चीजें आपको मतलब ज्यादातर पोर्शन जो है पूरा राइटिंग का ही है। तो कैसे आप 3 घंटे में अपना पूरा का पूरा पेपर, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा पेपर अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हिंदी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं काफी अच्छे से। आप इसमें जैसे 80 में से अगर आप 70, 75, ठीक है ना, इतने मार्क्स भी आप अच्छे से ला सकते हैं। आपकी राइटिंग की जो स्पीड है वो ठीक होनी चाहिए और आपको विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में अपने लगभग जो है खंड अ के लगभग जो है ज्यादातर प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए थे, यानी कि हम काव्यांश जो हमारा काव्य खंड था वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हमने गद्य खंड से जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करना है। उसके बाद जो हमारा खंड ब है, खंड ब को हमने डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में नहीं देखा है उनको एक बार फिर से यहाँ पर बता दूं कि किस तरह से हम इस पेपर को देखेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न एक है वो है आपका अपठित गद्यांश, अपठित, जो आपने पहले पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। अपठित गद्यांश है और अपठित गद्यांश जो आपका है ये, इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। और सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ, आप देखेंगे कि इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं इससे रिलेटेड। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं पूरे गद्यांश को पढ़ के, ठीक है ना। तो गद्यांश को अच्छे से समझेंगे और प्रश्नों के आगे दिए उनके जो नंबर हैं उनको भी समझेंगे। क्योंकि जैसे आपका 2 नंबर का जो आपका प्रश्न है उसका आंसर आप उस तरीके से देंगे, जो 1 नंबर का है उसका आंसर आप उस तरह से देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमने लास्ट सेशन में सबसे पहले आपको बताया कि आप गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। आपकी छोटी क्लासेस का गद्यांश नहीं है कि आपको एक लाइन में उत्तर देना है। और यहाँ से जैसे होता था ना, पहले हम क्या करते थे कि जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है उसमें से हम, अच्छा इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, तो हम उसको एज इट इज नोट कर देते थे, एज इट इज हम उसको उतार लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीजों को समझना है, यानी कि क्या कहने की कोशिश की गई है उस बात को पहले आपने समझना है और उसके बाद जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो गद्यांश भी महत्वपूर्ण है। तो जैसे आपका पहले 100 मार्क्स का होता था तब ये गद्यांश आपका 10 नंबर का होता था, लेकिन अब आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है। तो इसीलिए आपका ये गद्यांश 7 मार्क्स का है, 7 नंबर का है। तो बहुत ज्यादा होते हैं 7 नंबर। अगर आपको अपना अच्छा स्कोर करना है तो एटलीस्ट आप 7 में से 7 इसमें ला सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ें और जो आपको बताया गया है वो आप अच्छे से करें। और जैसे कि मैंने एक प्रश्न यहाँ पर कहा था जो आपका हमेशा हर एक गद्यांश के साथ आता है वो है उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त
शीर्षक लिखिए। तो आपने इस तरह से उसको पढ़ना है, इस तरह से उसको समझना है कि आप उसको एक बेटर, एक अच्छा जो है शीर्षक दे सकें। ठीक है, तो ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है और इसमें आपको पूरे 1 नंबर मिलेंगे, यानी कि अगर आपने सही से बिल्कुल सटीक आपने आंसर लिखा है तो। दूसरा प्रश्न हमने डिस्कस किया था जो था एक निबंध, जिसमें मैंने आपको बताया कि बच्चे कई बार बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि 10 पेज, ठीक है ना, कहते हैं मैं तो 10 पेज का निबंध लिख के आया हूं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि निबंध जो है एक तरह से हम जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा हमें नंबर मिलेगा। देखिए 8 नंबर का ये आपका प्रश्न है और आपको यहाँ पर शब्दों की लिमिट, यानी कि जो वर्ड लिमिट दी गई है वो दी गई है 250 वर्ड्स, यानी कि 250 शब्द मात्र आपने यहाँ पर लिखने हैं। और दूसरी सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे संकेत बिंदु दिए गए हैं, जिनके आधार पर आपने दोनों निबंधों में से किसी एक निबंध को चुनना है। ठीक है ना, आपको दोनों नहीं करने हैं, आपने किसी एक, 3 चीजों पर ध्यान दीजिए। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आपको 10 पेज भरने की जरूरत नहीं है, 8 पेज भरने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 पेजों में, 4 पेजों में भी आप एक बहुत ही सुंदर सा, और सबसे मेन चीज मैटर करती है वो है ये आपके जो हेडिंग्स दी गई हैं, ठीक है ना, इनके अंदर भी आप सब हेडिंग्स बना सकते हैं। वो आपके हाथ में कि आप कैसे डेकोरेट करके उसको कैसे अच्छे से प्रभावशाली बनाकर कैसे आप उसको लिखते हैं। तो लास्ट सेशन में काफी अच्छे से सारा प्रश्न जो है डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 जो है वो आपका प्रार्थना पत्र है। तो प्रार्थना पत्र में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पत्र है, ठीक है ना, तो पत्र के विषय में मैंने आपको पूरा का पूरा, यानी कि एक पूरी स्लाइड, यानी कि एक पूरी पीपीटी आपको दिखाई थी कि किस तरह से आपको पत्र को लिखना है, क्या क्या जरूरी पार्ट्स होते हैं पत्र लिखने के, क्या क्या जरूरी बातें होती हैं पत्र लिखते वक्त ध्यान रखने वाली। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको यहाँ पर बताई थी पत्रों के प्रकार, कि पत्र कितने टाइप के होते हैं। तो हमने बताया पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। क्या होते हैं औपचारिक पत्र, क्या होते हैं अनौपचारिक पत्र? जिन पत्रों यानी कि जिन पत्रों को हम ऐसे लोगों को भेजते हैं जिनसे हमारा कोई निजी और पारिवारिक संबंध नहीं होता है, उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं, जैसे कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, ठीक है ना, निमंत्रण पत्र। तो ये सारे पत्र कैसे होते हैं, ये आपके एक तरह से औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है ना। और आपके अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, जिनको हम अपने निजी एवं पारिवारिक संबंध जहां हमारे होते हैं उनको हम भेजते हैं, जैसे पिताजी को लिखना, चाचा जी को लिखना, दादाजी को लिखना, मित्र को लिखना, ठीक है ना, पति पत्नी को लिखना, भाई बहन को लिखना। तो जिनसे हमारे निजी संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं, उनको दिए जाने वाले पत्र जो है आपके अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। और दोनों में डिफरेंस भी मैंने बताया था कि क्या किस तरह से जो औपचारिक पत्र होता है उनको आपको एक तरीके से लिखना होता है और वहां पे वर्ड लिमिट भी होती है, यानी कि आपको बहुत सारी चीजें पत्र में नहीं लिखनी है, कैसे आप कम शब्दों में अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहते हैं, वो आपको तरीका मैंने बताया था। और दूसरा मैंने आपको अनौपचारिक पत्रों के लिए कहा था कि ये थोड़ा सा लचीला हो सकता है आकार में, यानी कि ये थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये क्योंकि ये हम अपने पर्सनल जो हमारे ये लेटर्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 2 चीजें मैंने आपको बताई थी और दोनों ही आपकी आएंगे यहाँ पर, औपचारिक पत्र भी आएगा, अनौपचारिक पत्र भी आएगा। तो आपको उसमें लेकिन ऑप्शन दिया गया है। और प्रश्न जो आपका नंबर है वो है 4 नंबर का आपका प्रश्न है। तो आपको बहुत उसके जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे कि पत्र के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने अंग होते हैं, कितने भाग होते हैं, जैसे सबसे पहले प्रेषक का पता, ठीक है ना, दूसरा था पत्र प्राप्त करने वाले का पता, तीसरा था संबोधन, ठीक है ना, उसके बाद अभिवादन। और अभिवादन के लिए भी जैसे मैंने बताया था कुछ चीजें आपकी औपचारिक पत्रों में होती हैं तो अनौपचारिक पत्रों में नहीं होती, कुछ अनौपचारिक में होती हैं तो औपचारिक में नहीं होती। जैसे संबोधन है दोनों में होता है, लेकिन अभिवादन केवल अनौपचारिक पत्रों में होता है। यानी कि पूज्य पिताजी जिस तरह से आप संबोधित करते हैं उसके बाद आप कहते हैं सादर प्रणाम,
लेकिन अगर आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप वहां पर प्रणाम, नमस्कार ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, आप सीधे कहते हैं महोदय, महोदया। ठीक है ना। तो ये है आपके औपचारिक पत्र। उसके बाद आता है विषय। जो विषय जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पते के बाद लिखेंगे विषय, तो विषय भी आपका औपचारिक पत्रों में मात्र लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्रों में नहीं लिखा जाता। यानी कि औपचारिक पत्र, जब आप किसी को पत्र लिख रहे हैं तो आप उसमें एक लाइन में, यानी कि एक सार के रूप में पूरा का पूरा विषय, पत्र लिखने का जो विषय है वो आप एक लाइन में लिखते हैं। तो ये केवल औपचारिक पत्रों में होता है। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से क्लियर किया था। उसके बाद जो है विषय वस्तु, यानी कि जो भी आप बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कथ्य जो है आपका, कथन जो है आपका, वो आप लिखेंगे। उसके बाद समापन कैसे करेंगे पत्र का, ये भी मैंने आपको बताया था, दोनों में अलग अलग होता है। अगर आप पिताजी को लिख रहे हैं या मित्र को लिख रहे हैं या अपने प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं या किसी कार्यालय से संबंधित लिख रहे हैं, तो उसमें आपके अलग अलग वर्ड्स जो है, शब्द यूज होते हैं, वो मैंने आपको बताए थे। हस्ताक्षर जो है वो यूज होता है, और कुछ जो आपका जैसे संलग्न, जैसे मैंने बताया था ना कि कहीं पर आप कोई अटैचमेंट देते हैं, अगर आप कोई पत्र लिख रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं कहीं पर, तो वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अगर देने हैं तो आप बताएंगे ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा पैन कार्ड है, ये मेरा डिग्रियां हैं, ये मेरी सारे जो बाकी के जो भी आईडी प्रूफ है, वो सारी चीजें आप वहां पर लगाते हैं। तो वो संलग्न करके 1 2 3 उसके आगे आप नाम लिख देते हैं और उन कागजों को पीछे आप लगा देते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है औपचारिक पत्रों में। अनौपचारिक पत्रों में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि पत्र का आकार लचीला होता है, कम ज्यादा शब्दों में आप पत्र को लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो चौथा प्रश्न यहाँ पर था, वो था व्याकरण से रिलेटेड, और इसमें ऑप्शन है, ये ध्यान दीजिएगा, 4 में से 4 नंबर का है, दोनों में से केवल एक ही आपने करना है। प्रश्न 4 में यहाँ पर था जो व्याकरण से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यहाँ पर क्रियापद छांटकर आपको क्रिया का भेद बताना था। तो क्रिया वाला जो टॉपिक है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और इससे आपको काफी अच्छे से आगे क्लियर हो जाएंगी चीजें। और उसके बाद दूसरा था यहाँ पर हमारा यथा निर्देश, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि शब्दों से रिलेटेड ही है ये भी, विस्मय आदि बोधक शब्द क्या है, समुच्चय बोधक शब्द क्या है। उसके बाद जो तीसरा था वो था आपका वाच्य परिवर्तन, वाच्यों को कैसे आप परिवर्तित करते हैं, तो उसके लिए आपको वाच्य टॉपिक जो है वो मैं आज आगे अच्छे से क्लियर करूंगी। ठीक है ना। और उसके बाद था वाक्य। ये 4 चीजें जो है आपके बोर्ड एग्जाम का हिस्सा पहले भी थे और अभी भी हैं। आप लास्ट कुछ और हम 5 इयर्स के सैंपल पेपर करेंगे, तब आप उसमें देखेंगे किस तरह से जो ये प्रश्न आए हुए हैं। तो इन्हीं पर ज्यादा आप ध्यान देंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं पर कोई डाउट होगा तो वो पूछेंगे। यहां तक यानी कि प्रश्न 6 तक हमारा व्याकरण का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका था। प्रश्न 7 से हमने शुरू किया था हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के काव्य खंड का टॉपिक। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले 2 काव्यांश दिए जाते हैं, दोनों में से आपने किसी एक को अटेंड करना है, और उसमें भी आपको फिर से एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों में से आपने केवल 2 प्रश्न सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों मैंने डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में, और ये दोनों चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था प्रश्न 8, जिसमें हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस किया था, जो कि हमारे काव्य खंड से ही रिलेटेड थे। किन्हीं निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब प्रश्न आपको दिए गए हैं 3, और देखिए ये जो आपका एक तरह से प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय है, यानी कि आपको काफी अच्छे से यहाँ पर लिखना होगा। तो जैसे पहला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता। ठीक है। उसके बाद अट नहीं रही कविता से आपके संदर्भ में आप इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो ये तो बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना, एक बार अगर आप फागुन के बारे में जानते हैं, तो फागुन का जो समय होता है वो मार्च का टाइम होता है। ठीक है ना। 15 जो आपका फेब से लेके 15 मार्च तक का, उसके बाद जो फागुन का महीना होता है, इसको कहते हैं हम वसंत ऋतु का आगमन। ठीक है ना। मार्च के महीने में क्या होता है, वसंत ऋतु का आगमन।
और जहां वसंत ऋतु का आगमन होता है, चारों तरफ जो धरती है वो हरी भरी हो जाती है, चारों तरफ फूल खिलने लगते हैं, कलियां महकने लगती हैं, प्रकृति का वातावरण बहुत ही फूलों की सुंदर खुशबू से आनंदित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। फलों में बोर आने लगते हैं और अलग अलग तरह के पुष्प पल्लव जो है खिल जाते हैं। प्रकृति बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है, प्रकृति का माहौल जो है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, वरना चैप्टर को हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जो 2 प्रश्न हैं उनमें से भी आपको केवल एक प्रश्न करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी चैप्टर को नहीं पढ़कर जाएंगे। कहीं आपको वहां पर पता चला कि आपको तीनों में से एक भी अच्छे से नहीं आता, ठीक है ना, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़कर जाना है, लेकिन उस चैप्टर को ज्यादा ध्यान देना है जो 4-5 सालों से आपका रिपीट हो रहा है। प्रश्न 8 तक हम लास्ट सेशन में कर चुके थे। प्रश्न 9 जो कि है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आप केवल यहाँ पर आपको दिए गए हैं आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के काव्यखंड से ही, तो उनको जरा सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद आगे हमने आज यहाँ पर अपने गद्य खंड को डिस्कस करना है और साथ ही खंड ब को भी डिस्कस करना है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है और यहाँ पर आपने देखा कि गोपियां कहती हैं, उठो तुम हो अति बड़भागी। क्या कहती है कि जब श्री कृष्ण जो है गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं और वहां पर वो राजा बन जाते हैं, राजकाज संभाल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, गुरु ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन गोपियां तो उन्हीं का इंतजार कर रही हैं, उन्हीं के वियोग में जो है इधर उधर भटक रही हैं, इधर उधर जो है घूम रही हैं। तो उस टाइम पे उद्धव जी को भेजते हैं कृष्ण गोपियों के लिए संदेश लेकर। कैसा संदेश लेकर? योग ध्यान का संदेश लेकर, क्योंकि उन्हें पता है गोपियां अभी तक उनके वियोग में है और तरह तरह से हर तरफ से जो है परेशान है, दुखी है। तो योग का संदेश लेकर वो जाते हैं। तो उस टाइम पे गोपियों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती हैं कि योग संदेश लागत है सो ज्यों करवी ककरी। ये योग का संदेश जो है हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है और इसको उनको सुनाओ जाके मन चक्री। यानी कि क्या कहती हैं गोपियां? उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कह रही हैं। गोपियां उद्धव से योग का संदेश उन लोगों को देने की बात कह रही हैं जिनके मन चक्री अर्थात चंचल है। क्या कहती हैं कि आप ये योग का संदेश ही साथ, क्योंकि हमारा मन तो बस एक तरफ एकाग्र है। ये मतलब हमें तो दूसरी और कोई चीज कृष्ण के अलावा दिखाई सुनाई नहीं देती। आप ये हमें क्यों सुना रहे हैं? ये उन्हें सुनाइए जिनके मन चंचल है, जो आज यहाँ कल वहां परसों वहां दुनियादारी में सांसारिकता में जो डूबे हुए हैं, उनको आप ये योग का संदेश सिखाइए, हमें मत सिखाइए, क्योंकि हम तो बिल्कुल पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में डूबे हुए हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है इस योग के संदेश की। तो यहाँ पर गोपियां उधर से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कह रही हैं जिनके मन चंचल हैं, ठीक है ना। एक लाइन और लिख सकते हैं, कैसे चंचल हैं कि जो हमेशा मतलब अलग अलग चीजों में जिनका विश्वास है और उनका मन एकाग्र नहीं है, एक चीज में वो अपना मन नहीं लगा पाते हैं, एक ईश्वर में वो अपना मन नहीं लगा पाते हैं। तो इस तरह से आप 1 नंबर का आंसर मतलब 2-3 लाइन में, 2 लाइन में आप आसानी से 3 लाइन में दे सकते हैं। अगला है उत्साह कविता का संदेश आप अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो उत्साह कविता में जो संदेश आपको दिया गया है, कविता को पढ़ेंगे। अगर केवल एक बार भी आपने कविता पढ़ी है ना, तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि मात्र 1 लाइन में है, तो 1 नंबर का है, तो 2 से 3 लाइन में आप आसानी से उत्तर इसका अच्छा सा दे सकते हैं। इस तरह से हमने काव्यखंड यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। प्रश्न 10 को स्टार्ट करेंगे। प्रश्न 10 जो है वो हमारा गद्य खंड है, यानी कि हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के गद्य खंड का हमारा ये चैप्टर है और इसको हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और फिर से इसके आंसर हम यहाँ पर देंगे, ठीक है ना। ये पठित गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तिका से आया है और यही चीज आपने नोटिस करनी है लास्ट 5-6 ईयर्स के जो हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे कि किस चैप्टर को यहाँ पर बार बार रिपीट किया गया है,
कौन सा चैप्टर जो है रिपीट हुआ है, क्या पैटर्न चेंज हुआ है प्रश्न पत्र का, किस तरह से आपके जो प्रश्न कहाँ से ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ से कम आ रहे हैं, कहाँ से बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो चीजें आपने ध्यान देनी है। ठीक है ना। तो गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपणी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ों पर बैठी हैं, आसमान बादलों से घिरा हुआ है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय अपने कानों में तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना हमें बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमें ये पूछना बिल्कुल नहीं पड़ेगा कि ऐसे में ये कानों में जो बहुत ही सुंदर स्वर गया है, एक तरंग की सी झनकार जो कानों में गई है, ये कौन है, ये हमें पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत का समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेतों में वो रोपणी कर रहे हैं, यानी कि पूरा शरीर जो है, आपने देखा होगा हमारा जो ज्यादातर क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी हो या मैदानी क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा रोपणी हर जगह की जाती है, पहाड़ में भी की जाती है। और सब बच्चे, मुझे लगता है यहाँ पर जितने बच्चे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह से इसे देखा होगा, या तो पर्सनली अपने घर पर देखा होगा या फिर कहीं और देखा होगा कि किस तरह से बिल्कुल जो पहले तो खेत को पूरा पानी से भरकर लबालब भर दिया जाता है, उसके बाद फिर उसको फावड़े से या हल से उसको मिक्स किया जाता है, यानी कि बिल्कुल कीचड़ बनाया जाता है, उसमें पानी का और कीचड़ का मिट्टी का घोल बनाया जाता है पूरे खेत को। और उसके बाद जो रोपणी रखी हुई है, ठीक है ना, धान का जो बीज रखा हुआ है उसके पुल ऐसे बनाकर, और उसके बाद एक एक करके उसकी जो पौध होती है उसको उस कीचड़ युक्त जो खेत है उसमें रोपा जाता है, तो उसको कहते हैं रोपणी लगाना। और हमारे पहाड़ में हमारे यहाँ पर कहते हैं रोपाई करना। ठीक है ना। तो इस तरह से वो उनका पूरा जो शरीर है वो कीचड़ में लिथड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने खेत में सानी की है, और उसके बाद वो अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, और उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध होकर खेत में बिठा रही है। ठीक है ना। और ऐसे में उनके कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं, यानी कि वो रोपणी करते वक्त भी जो है भगवत भजन कर रहे हैं, गीत कर रहे हैं, और उनके मुख से वो स्वर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उनके कंठ से जो संगीत है वो जीने पर चढ़कर, यानी कि धीरे 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 आवाज बढ़ रही है, और वो जीने पर चढ़कर जो है ऐसा लग रहा है वो ऊपर की ओर स्वर्ग की ओर जो है भेजा जा रहा है, और कुछ इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर जा रहा है। जब वो गीत गाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कुछ चीजें जो हैं इस पृथ्वी पर खड़े जो लोग हैं उनके कानों पर जा रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ों पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे भी गुनगुनाने लगती हैं। बच्चे जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो भी कीचड़ में लोट-पोट करने लगते हैं। मेड़ों पर खड़ी जो औरतें हैं वो भी, उनके होठ भी कांप उठते हैं और वो भी गुनगुनाने लगती हैं उनके साथ। और हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, जो हलवाहे हैं वो भी बिल्कुल उनके संगीत के साथ उनके पैर ताल के साथ उठने लगते हैं। रोपणी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है, यानी कि जो रोपणी करने वाले लोग हैं उनकी उंगलियां जो है बिल्कुल एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं, यानी कि फटाफट 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 वो पौधे लगाने लगते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत ही सुंदर चित्र है हमारे चैप्टर बाल गोविंद भगत का, जिसमें से ये काव्यांश आया हुआ है। और आप देखेंगे लास्ट, अगर आप फ्यू ईयर्स के सैंपल पेपर या आप एग्जाम के पेपर अगर उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर जो है आपने इस तरह का जो चीजें हैं वो आपने देखी हैं, और वहां पर आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिली हैं। और अब आप जो है इस चैप्टर को यहाँ पर देखेंगे और सेम चीजें, यानी कि उस चैप्टर से आपका कई बार चीजें रिपीट हुई हैं, ये आप यहाँ पर देखेंगे। और इतने एक तरह से
बड़े काव्यांश में, गद्यांश में आपको मात्र 2 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, और ये जो आपका गद्यांश है वो एक प्रश्न इसका 2 नंबर का है, दूसरा प्रश्न इसका 2 नंबर का है, यानी कि टोटल ये 4 नंबर का है। तो आपको इसको थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसका लिखना है, यानी कि आपने पाठ में से जितना समझा, जितना सीखा, जितना आपको समझ आया, वो सारी बातें आपने दोनों प्रश्नों के उत्तरों में देनी है। जैसे पहला है, आषाढ़ की रिमझिम का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण कीजिए, कि किस तरह से जो आषाढ़ माह क्या होता है, जब जून यानी कि आषाढ़ से पहले जेठ की जो भीषण गर्मी होती है, जिस टाइम पे पूरी प्रकृति जो है एक तरह से पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, धरती सूख जाती है, जल स्रोत सारे सूख जाते हैं, उसके बाद जब झमाझम बारिश होती है, जब मॉनसून आता है, तो उस टाइम के बारे में यहाँ पर बात की है कि किस तरह से जो जनजीवन है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है, सबसे पहले तो लोगों को पानी मिल जाता है, ठीक है ना। जो धान की खेती की जाती है वो ज्यादा पानी में की जाती है, तो लोगों को मौका मिल जाता है, पानी मिल जाता है, और वो रोपणी करना जो है शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो जनजीवन है उस पर जो प्रभाव पड़ा उसको आप लिखेंगे, किस तरह से सुंदर प्रभाव पड़ा है उसका पूरा चित्रण आपको यहाँ पर किया गया है, और चैप्टर में भी जो चीजें आपने पढ़ी उसमें से भी कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत की विशेषताएं बताइए। तो चैप्टर अगर आपने केवल एक बार भी पढ़ा है तो आप उनके संगीत की विशेषताएं बता सकते हैं, कि उनका संगीत जो है कितना ज्यादा मनमोहक है, कितना ज्यादा दिल को छू लेने वाला है, कि जब वो अपना संगीत जब वो करने लगते हैं, अपना गीत जब वो गाने लगते हैं, तो एक तरह से पूरे धरती और आकाश में जितने भी जो भी आसपास लोग हैं सब जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, और एक तरह से जो बच्चे हैं वो झूम उठते हैं खुशी से, औरतें जो है वो भी उनके साथ गुनगुनाने लगती हैं, जो हलवाहे होते हैं उनके पैर भी उनके संगीत की ताल पर उठने लगते हैं, और वो रोपणी को भी एक क्रम में करने लगते हैं। और आपने देखा होगा वैसे भी जब वो अपने घर के आसपास जब कीर्तन करते थे तो पूरा का पूरा समूचा गांव जो है इकट्ठा होकर उनके आसपास बैठ जाता था और उनके साथ कीर्तन करना शुरू कर देता था। तो इस तरह से पहला गद्यांश, केवल 2 गद्यांश यहाँ पर पहले प्रश्न में जो आपका प्रश्न 10 है जो गद्य खंड से, उसमें आपको 2 गद्यांश यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए इसमें भी आपने किसी एक, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, किसी एक, दोनों आपके 4-4 नंबर के हैं और किसी एक पर आपने को पढ़ना है और उससे जुड़े हुए आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आगे पढ़ लेते हैं अगला। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, धरती से कुछ ज्यादा धैर्य और सहन शक्ति थी उनमें। पिताजी की हर ज्यादती को अपना पर्याय और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश को जिद और अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा हुआ, ठीक है ना, माँ के साथ था, लेकिन निहायत ही असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग मेरा आदर्श कभी नहीं बन सका। न उनका त्याग और न ही उनकी सहिष्णुता। तो ये जो आपका चैप्टर है इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी, और लेकिन इसमें भी बहुत ही इजी सा आपका चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि लेखिका अपनी माँ को पिता के ठीक विपरीत क्यों कहती है, क्योंकि जैसे उनके जो पिताजी थे वो बहुत ज्यादा तेज तर्रार थे, बहुत एक तरह से सोशल एक्टिविटीज में रहते थे, सामाजिक कार्यों में रहते थे, राजनीति में रहते थे, और उनकी जो माँ थी वो बहुत ही सीधी सादी थी, एक गृहिणी थी, बेपढ़ी लिखी थी, और इस तरह से उनका जो वो जितने भी उनको बात कह दें, चाहे बच्चे कह दें, चाहे उनके पति कह दें, वो सब चीज को सहन कर लेती थी, सब चीज वो अपने मन में रख लेती थी। और अगला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण देखे हैं और किस रूप में। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने कहा कि लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व में बहुत ही ज्यादा एक तरह से सादगी देखी है,
संघर्षशीलता देखी है, कर्मठता देखी है, और आपका एक तरह से सबसे मेन चीज जो है वो है उनकी सहनशीलता। ठीक है ना, वो सारी चीजें उन्होंने देखी हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। अब आता है आपका प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। केवल 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, और ये भी आपका दीर्घ उत्तरीय है और ये भी आपके गद्यखंड से है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका गद्यखंड का ही है। तो यहाँ पर भी आपने 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, तीनों में से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। एक कहानी यह भी मैं आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया था। तो यहाँ पर भी आपने मात्र 2 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो यहाँ पर तीनों ही जो प्रश्न है आपके चैप्टर से रिलेटेड है, यानी कि गद्यखंड से। तो गद्यखंड में क्या होता है कि यदि आप चैप्टर को केवल एक बार अच्छे से पढ़ लें, पाठ को अगर एक बार आप समझ के अच्छे से पढ़ लें, तो आपको फिर कुछ भी प्रश्न उत्तर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न 12 जो कि आपका एक प्रश्न तो आपका शॉर्ट आंसर है और एक प्रश्न जो है आपका लॉन्ग आंसर है। ठीक है ना। पहला है, हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते क्यों? नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो जैसे आप शुरुआत से इसमें अपनी पूरी बात लिख सकते हैं कि किस तरह से हवलदार साहब जो है वहां पर आते थे, पान खाते थे, और जो उन्होंने सबसे पहले दिन देखा कि वहां पर एक मूर्ति जो है लगी हुई है, और मूर्ति जब लगी हुई है तो उस पर उन्होंने देखा कि मूर्ति तो संगमरमर की है, लेकिन चश्मा जो है वो रियल है। और जब भी वो वहां पर आते थे तो वो हर बार मूर्ति को निहारते थे, रुकते थे, नेताजी को देखते थे, क्योंकि वो देखते थे कि हर बार मूर्ति में कुछ ना कुछ चेंज है। और वो चेंज क्या होता था? वो चेंज होता था कि चश्मा हमेशा बदला हुआ रहता था। तो इस तरह से यहाँ पर आप 1 नंबर में इतना भी लिखेंगे काफी है। अगला है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, क्योंकि वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे और बीमार भी रहते थे, और उनका इकलौता सहारा जो था उनका पुत्र, उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तो अब उनकी पुत्रवधू उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि अब उनकी सेवा इस बुढ़ापे में कौन करेगा, कौन उन्हें खाना बनाकर देगा, कौन उन्हें पानी देगा, कौन उन्हें एक तरह से जब वो बीमार होंगे तो उनकी सेवा करेगा। और इस तरह से इसीलिए उनकी पुत्रवधू जो है उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न 12 कंप्लीट होता है। प्रश्न 13 जो है उसको आप जरा एक बार देख लीजिए। इसमें आपका जो ये आपको प्रश्न 13 दिया गया है, ये आपका सेकंड बुक जो आपकी है कृतिका पाठ्य पुस्तिका, ठीक है ना, उसमें से आपको दी गई है। और यहाँ पर जो है आपका 2 प्रश्न जो है वो आपके दिए गए हैं माता के आंचल चैप्टर से, और 2 आपको प्रश्न दिए गए हैं आपका जो चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी। तो दोनों ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये आपको आप समझ लीजिए कि इन दोनों चैप्टर से आपके प्रश्न आने ही आने हैं। तो इसको आप एक बार चैप्टर्स को पढ़िए। बाकी अभी आज का जो हमारा ये वाला सेशन है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और साथ ही हम खंड ब जो है उसको भी यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि अभी तक हमने जितना पढ़ा आपको वो चीजें समझ आई होंगी, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप पहले ही प्रश्न पत्र को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो आपको आगे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं तो सारी चीजें आपको यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारा ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।